अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासर कैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर कैनी एवरीथिंग। टुडे आवर टॉपिक इज बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, आज हम ये देखेंगे कि बफर्स कैसे बनते हैं, बफर्स की क्या कंपोजिशन होती है, बफर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं और बफर कैपेसिटी क्या होती है। तो टुडे आवर टॉपिक विल कवर व्हाट आर बफर्स, व्हाट इज देयर कंपोजिशन, व्हाट आर एसिडिक बफर्स, बेसिक बफर्स, and what is the mechanism of action of buffers, and what are the application of buffers, ठीक है, and what are uses of it, and what is the buffer capacity. So as per definition, buffers are the chemical substances which resist any change in the pH of the solution. किसी भी solution के अंदर pH में minor change को resist करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको buffers कहते हैं. Buffers are the substances which resist any change, any minor change in the pH. They are called as buffers. ठीक है, तो buffers are the chemical compounds which resist smaller changes in the pH upon addition of strong acid or small quantities of alkali. Okay, जब हम किसी solution के अंदर alkali ऐड करते हैं या acid ऐड करते हैं तो उस solution की pH के अंदर change को रोकते हैं buffers. ठीक है, तो वो चीज़ जो pH में आने वाली चेंज को रेजिस्ट करे बफर कहलाती है. दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि बफर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन. किसी सॉल्यूशन की पीएच को कांस्टेंट लेवल तक मेंटेन करने वाली जो चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज बफर्स. ठीक है, उन्हें हम बफर्स कहते हैं. उसके बाद नेसेसिटी क्या है बफर सिस्टम की. ठीक है, देखिए समटाइम्स हम ये करते हैं कि किसी सॉल्यूशन को अगर हम रखते हैं पर्टिकुलर पीएच के ऊपर तो किसी एंजाइम की पर्टिकुलर पीएच होती है, ऑप्टिमम पीएच होती है जिसके ऊपर वो एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करता है. फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं फॉर द स्टडी पर्पस, तो उसके लिए बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर पीएच के अंदर मेंटेन करना होता है. ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम है सारा. ठीक है, लिविंग सेल्स हैं तो इनमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं और उनके अंदर न्यूमरस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व. बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. उन एंजाइम्स के काम करने के लिए, उनके प्रॉपर वर्किंग के लिए वी नीड अ कांस्टेंट केमिकल सिस्टम, अ कांस्टेंट पीएच. जैसे हमारी ब्लड की पीएच 7.46 के अराउंड होती है. अ माइनर चेंज इन द पीएच ऑफ द ब्लड कैन बी लेथल. ठीक है, कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. ये पीएच अगर 8 हो जाए अल्कलायोसिस हो जाएगी, 7.45 से नीचे चली जाए तो एसिडोसिस हो जाएगी. दोनों सूरतों में लाइफ प्रोसेस मेंटेन नहीं रह सकता क्योंकि जो एंजाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इस पीएच के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते. वो इस पीएच के ऊपर फंक्शन नहीं कर सकता, तो सेल जिंदा नहीं रह सकता. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन नहीं कर सकते लाइफ के प्रोसेस को. तो पीएच को मेंटेन किया जाना ज़रूरी होता है. ठीक है, अगर हम किसी सॉल्यूशन को नॉर्मल रहने दें एयर में तो एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और इस तरह वो एसिडिक हो जाएगा. अगर हम उसको ग्लास में रखते हैं तो कुछ अल्कली रेजिड्यूज होते हैं जो कि उसकी पीएच के अंदर चेंज ला सकते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर हम बैक्टीरियल कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया के अंदर है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोसेस के लिए उसका एक एंजाइम सिस्टम होगा और उस सिस्टम के अंदर उस एंजाइम सिस्टम के लिए पीएच का कांस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है. तो पीएच को जब भी हमने कांस्टेंट रखना होगा वी विल पुट बफर्स इन इट. ठीक है, तो बफर्स क्या होते हैं. ठीक है, आपने सुना होगा कि जैसे ट्रेन के बैक साइड पे बफर्स लगे होते हैं, वो बेसिकली झटके को या शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो बफरिंग का यही मतलब होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन को एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें तो उसकी पीएच को एक तरह से झटका लगता है, उसकी पीएच एक तरह से एकदम से चेंज होती है. और शार्प चेंज इन द पीएच दैट मे टेक प्लेस अपॉन एडिंग एसिड और बेस. सो बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन दैट पीएच. बफर का काम है उस पीएच को मेंटेन करना. ठीक है, जनरली बफर्स दो टाइप्स के होते हैं, एसिडिक बफर्स होते हैं, बेसिक बफर्स होते हैं. ठीक है, बफर्स की जो कंपोजिशन है, एसिडिक बफर्स क्या होते हैं. एसिडिक बफर में आपके पास एक वीक एसिड होता है और साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस होता है. ठीक है, इसको बफर का पेयर कहते हैं. ठीक है, वीक एसिड, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. इसी तरह एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट ये बफर का पेयर है.
ठीक है। कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये बफर का पेयर है। फास्फोरिक एसिड और सोडियम बाइफॉस्फेट बफर का पेयर है। फार्मिक एसिड और सोडियम फार्मेट ये बफर का पेयर है। वीक एसिड सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। अब आगे आप मैकेनिज्म में देखेंगे कि वीक एसिड क्या करता है और वीक बेस क्या करता है। याद रखिए बफर्स जो होते हैं ये जो पीएच की मॉडरेट रेंजेस होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। वेरी हाई वैल्यूज ऑफ पीएच और वेरी लो वैल्यूज ऑफ पीएच वो अमूमन स्ट्रॉन्ग एसिड खुद से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो उनके इंटरमीडिएट जोन होते हैं बिलो 7 और अबव 7 उनको वो सेंसिटिव जोन्स होते हैं पीएच के, ठीक है। आगे चलेंगे। अच्छा, बेसिक बफर में देखिए आपके पास एक वीक बेस है और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कंजुगेट एसिड इसका। फिर इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बेसिक बफर जो बेसिक पीएच को मेंटेन करेंगे इन द बेसिक वीक बेसिक जोन। एसिडिक पीएच के अंदर एसिडिक बफर होंगे जो वीक एसिडिक जोन के अंदर उसको मेंटेन करेंगे। पीएच के डिफरेंट जोन होते हैं, ठीक है। 0 से 1 2 3 4 ये स्ट्रॉन्ग जोन है, एसिडिक जोन है। फिर 4 5 6 ये वीक एसिडिक जोन है। 7 न्यूट्रल जोन है। फिर 8 9 10 ये वीकली बेसिक जोन है। 11 12 13 14 ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक जोन से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। फॉस्फेट बफर हैं जिनको डबल साल्ट बफर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। तो फॉस्फेट बफर इन दो जनरल टाइप्स के अलावा होते हैं, ठीक है। और ये मोनो बेसिक पोटेशियम फास्फेट होता है और डाई बेसिक पोटेशियम फास्फेट होता है, ठीक है। ये फिलहाल तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये टाइप्स ऑफ बफर में होते हैं, इसे याद रखिए। आगे हम बफर के एक्शन को बात करेंगे कि बफर किस तरीके से पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ बफर एक्ट्स। अब मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन क्या होता है, ठीक है। कंसिडर करें एक बफर सिस्टम है जिसके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिडिक एसिड और एक आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसीटेट, यानी वीक एसिड और साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, देख लीजिएगा। जो एसिड्स की वीडियो है एसिड और बेसिस की, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो वीक एसिड होता है दैट इज द एसिड दैट आयनाइजेस अप टू वेरी लीस्ट एक्सटेंट। उसकी जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, बहुत कम होती है। यानी हमने एसिटिक एसिड के अंदर देखा था कि 99% मॉलिक्यूल उसी तरह ही है, अनआयनाइज है, ठीक है। तो इसलिए एसिटिक एसिड अगर मीडियम के अंदर इंक्रीज होगा तो आयनाइज नहीं होगा। तो चलें देखते हैं कि हमारे पास एक एसिडिक बफर है सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड। जब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा। अब फर्ज करें हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं HCl। अब सॉल्यूशन की पीएच लेट्स सपोज 5 है, ठीक है। अब एसिड HCl ऐड करेंगे तो उसकी पीएच ड्रॉप होने का खतरा है, पीएच कम होकर 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अराउंड दैट, या 3 हो जाएगी, बहरहाल 5 नहीं रहेगी। एसिड ऐड किया है, पीएच डिक्रीज होगी। अब बफर ने क्या करना है, बफर मौजूद है यहाँ पे एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। बफर ने इस पीएच की चेंज को रोकना है। कैसे? जैसे ही आप HCl डालेंगे ये आयनाइज होगा, डेफिनेटली आयनाइज होगा, H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा और कंजुगेट बेस के तौर पर Cl नेगेटिव आयन छोड़ेगा। ये H पॉजिटिव आयन जैसे ही आपके पास आएंगे, ठीक है, तो एसिड के साथ कभी भी एसिडिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। जब आपने एसिडिक बफर में एसिड ऐड किया है तो उसके साथ एसिड का जो साल्ट पोर्शन है ये रिएक्ट करेगा। अब NaCl बन जाएगा इस Cl के साथ, और जो हाइड्रोजन आयन ये छोड़ेगा HCl उसे एसीटेट आयन कैच कर लेगा। ये एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन को पकड़ लेगा। अब हाइड्रोजन आयन को जैसे ही एसीटेट आयन कंबाइन करके बनाएगा क्या, एसिटिक एसिड। अब आप बताएं एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक एसिड है, इसलिए ये आयनाइज नहीं होगा। तो जितने H पॉजिटिव आयन HCl छोड़ता जाएगा उसे एसीटेट पकड़ता जाएगा और उन हाइड्रोजन आयंस को सिस्टम से गायब करता जाएगा और एसिटिक एसिड बनाता जाएगा। वो आयन यहाँ आके फंस जाएंगे, डेफिनेटली एसिटिक एसिड के अंदर वो ब्लॉक हो जाएंगे, डेफिनेटली ये आयनाइज नहीं होगा एसिटिक एसिड। तो H पॉजिटिव आयन सिस्टम में नहीं आएंगे। तो जब H पॉजिटिव आयन सिस्टम में नहीं आएंगे तो आप बताएं क्या पीएच डिक्रीज हो सकती है? नहीं,
जवाब है नहीं। उस वक्त तक पीएच डिक्रीज नहीं होगी जब तक कि आपके पास एसीटेट आयन मौजूद है। तो सिस्टम में जितना आपके पास सोडियम एसीटेट मौजूद होगा इतना वो HCl को बर्दाश्त कर सकेगा। इसको कहते हैं बफर की कैपेसिटी, कि बफर कितना एसिड बर्दाश्त कर सकता है। तो जब आप एसिड डालेंगे एसिडिक बफर में तो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड उसके साल्ट पोर्शन से रिएक्ट करेगा। सिमिलरली जब आप इसी में बेस डालेंगे, आगे आप देखेंगे कि जब आप इसमें बेस ऐड करेंगे तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके टाइट्रेशन करेगा। तो अभी दोबारा बता देता हूँ कि एसिड जब हमने ऐड किया है एक एसिडिक बफर में, ठीक है, तो उसके अंदर जो साल्ट पोर्शन था उस साल्ट पोर्शन के अंदर साल्ट आयनाइज होता है क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एसीटेट आयन बना देगा, सोडियम आयन बना देगा। सोडियम आयन क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देता है, ठीक है। दैट इज नॉट एन इशू फॉर द पीएच। एसीटेट आयन बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे। जैसे ही HCl आप ऐड करेंगे HCl आयनाइज होगा, HCl H पॉजिटिव आयन छोड़ता जाएगा। अब वो H पॉजिटिव आयन सिस्टम की पीएच को चेंज कर सकते हैं। एसीटेट आयन H पॉजिटिव आयन को पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे और फिर एसिटिक एसिड बना देंगे। एसिटिक एसिड आयनाइज ही नहीं होता, वीक आयनाइजर है, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी वीक आयनाइजर है। चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड बेस। अब देखें यहाँ ये लिखा हुआ है कि द हाइड्रोजन आयन यील्डेड बाय द HCl आर क्विकली रिमूव्ड एज अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड। वही बात जो आपको मैंने बताई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास। अब देखें व्हेन बेस इज एडेड, जब हमने बेस ऐड किया है, अब फर्ज करो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपने ऐड किया है। मैंने आपको बताया था कि फर्ज करें सिस्टम की pH 5 है, बेस डालने पर ये pH 7, 8, 9 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि ये जैसे आप डालेंगे आयनाइज होगा और OH आयन छोड़ेगा। अब बफर का काम है इस pH में चेंज को रेजिस्ट करना, इस चेंज को रोकना बफर का काम है। तो क्या करेगा बफर, जैसे ही आपने एसिडिक बफर में बेस ऐड किया तो याद रखिए बेस कभी भी साल्ट पोर्शन से रिएक्ट नहीं करेगा, वो एसिड से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं टाइट्रेशन रिएक्शन में। तो NaOH रिएक्ट कर जाएगा एसिडिक एसिड से, ठीक है, उससे बन जाएगा सोडियम एसीटेट, ठीक है, और जो NaOH का OH है इसको एसिडिक जो एसिड का जो H है वो रिएक्ट कर जाएगा और वाटर बना देगा। अब वाटर जो है बुनियादी तौर पर वो क्या करता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो pH में चेंज नहीं ला सकता, ठीक है। वाटर की अपनी सेल्फ आयनाइजेशन भी कमजोर है, वाटर खुद आयनाइज नहीं होता, ठीक है। तो द हाइड्रोक्सिल आयन यील्डेड बाय द NaOH आर देयरफॉर रिमूव्ड एज वाटर। द सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन आयंस नीडेड फॉर दिस पर्पस बीइंग कांस्टेंटली प्रोवाइडेड बाय द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये NaOH जितना ज़्यादा आप डालेंगे वो सोडियम एसीटेट बनता जाएगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज होते जाएंगे। वो हाइड्रोजन आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसको कैच कर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेसिक बफर्स। अब बेसिक बफर्स बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आपने एसिडिक बफर्स को पढ़ा। बेसिक बफर के अंदर क्या होगा, जब हम एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। बेसिक बफर पहले देखें होता क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ वीक बेस अलोंग विद द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट ऐड करते हैं। तो इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड इन बेसिक पेयर ऑफ बफर्स, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है, ये बेसिक पेयर है। अब फर्ज करें इसमें जब आप एसिड ऐड करें तो बफर कौन सा है, बेसिक। फर्ज करें इस बेसिक बफर की pH है 8, 9, सपोज 9 pH है, ठीक है। अब HCl ऐड करेंगे तो pH 7 से नीचे ड्रॉप होने का खतरा है। तो जैसे ही आपने बेसिक बफर में एसिड ऐड किया है, दिस एसिड बना रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ये बना देगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होगा OH और HCl का H। अब ये HCl का H और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का OH कंबाइन होकर H2O बना देंगे। और वाटर आपको पता है कि वो pH के अंदर चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि वाटर सेल्फ आयनाइजेशन की कैपेसिटी नहीं रखता, ठीक है। इतना ज़्यादा सेल्फ आयनाइज, पुअर सेल्फ आयनाइजर है, ठीक है। तो द हाइड्रोजन आयन हीटेड बाय द HCl आर देयरफॉर रिमूव्ड एज वाटर, और इसमें सप्लाई ऑफ OH आयन इज नीडेड। वो जितना आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा इतनी सप्लाई ऑफ OH आयन आती जाएगी। आगे हम देखेंगे जब हम बेसिक बफर में बेस ऐड करें, तो बेसिक बफर में बेस ऐड किए तो बेस कभी भी बेसिक बफर के वीक बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, वो इसके साल्ट पोर्शन से रिएक्ट करेगा। अब फर्ज करें आपने NaOH डाला है,
अब NaOH आपकी pH को 8 से इंक्रीज करके 12 पे लेके जा सकता है, 13 पे लेके जा सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, जैसे आप NaOH इसमें डालेंगे, NaOH का Na इस Cl के साथ मिला के NaCl बना देगा और अमोनियम आयन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली ये जो OH आयन छोड़ता जा रहा है Na, इसको ब्लॉक करेगा, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ पुअर आयनाइजर, वो आयनाइजर होगा तो फिर OH आयन छोड़ेगा ना, और आयनाइज ही नहीं होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पुअर आयनाइजर है, ठीक है, लिहाजा सिस्टम के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता जाएगा और इस तरह OH आयन जो है वो ब्लॉक होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे, सिस्टम की pH मेंटेन रहेगी। द हाइड्रोक्सिल आयन हीटेड बाय NaOH आर देयरफॉर quickly removed as unionized ammonium hydroxide. This will not be ionized unless आपके पास सारे का सारा NH4Cl खत्म ना हो जाए। तो जितना NH4Cl होगा इतना ये NaOH को बर्दाश्त करेगा और जितना इसमें NH4OH होगा इतना ये HCl को या किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को बर्दाश्त कर सकेगा। दिस विल बी कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी, या आगे आप टॉपिक में देखेंगे। आगे चलें। फॉस्फेट बफर्स बेसिकली ऐसे बफर सिस्टम होते हैं जिनमें वीक एसिड होता है। अब फास्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोनियम आयंस आर एडेड देन आपके पास फास्फोरिक एसिड और वाटर बनता है। फास्फोरिक एसिड अनआयनाइज होता है और व्हेन हाइड्रोक्सिल आयंस आर एडेड उससे आपके पास फास्फेट आयन और वाटर बनता है और ये भी पूरा आयनाइजर है, ठीक है जी। आगे चलेंगे। बफर इक्वेशन, हेंडरसन हैज़लबैच इक्वेशन क्या होती है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे देख लें कि ये क्या होती है। हमने एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा हुआ, Ka is equal to product of ions produced by acid divided by unionized acid. Ka ionization constant for acid is equal to product of ions produced by acid. ये Ha एक एसिड है, इसने ये आयनाइज हुआ H पॉजिटिव और कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव में, ठीक है। इसको आप अगर आप Kc की फॉर्म में लिखें एसिड्स के लिए, जब हम Kc लिखते हैं तो उसको Ka कहते हैं, वो होगा Ha प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ Ha, ठीक है जी। तो आपके पास H पॉजिटिव आयन आ जाएगा Ka H ओवर A माइनस, ठीक है, यानी ये दोनों चीजें आप उस तरफ ले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये पढ़ चुके हैं पहले कि वीक एसिड किस तरह सिलेक्टेड डिसोसिएट होता है। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ आप लॉग लेंगे, लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट, ठीक है। तो हेंडरसन हैज़लबैच इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। दिस इज हेंडरसन हैज़लबैच इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर्स, ठीक है जी। ये एसिडिक बफर्स के लिए हेंडरसन हैज़लबैच इक्वेशन होगी। इसी तरह बेस के लिए होगी POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ओवर बेस, ठीक है जी। आगे चलें। ये देखें बेसिक बफर के लिए Kb होगा प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय बेस डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड बेस, और OH इज इक्वल टू Kb इनटू अनआयनाइज्ड बेस डिवाइडेड बाय B प्लस आयंस, ठीक है। आगे चलेंगे। इसी का आप आगे लेंगे नेगेटिव लॉग लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH इज इक्वल टू Kb, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इनटू लॉग ऑफ बेस ओवर सॉल्ट, तो वो आपके पास वही इक्वेशन बन जाएगी POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस, ठीक है। यहाँ पर एसिड और बेस में ही आता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है आपके पास, आप किसी भी सॉल्यूशन की pH को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि pKw क्या होती है, दैट इज द सम ऑफ pH प्लस POH, और pH इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा pKw माइनस POH, pKw माइनस POH। तो आपके पास pH आ जाएगी 14 में से जो भी वैल्यू होगी POH की वो आ जाएगी। तो किसी सॉल्यूशन की अननोन सॉल्यूशन की pH आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेंडरसन इक्वेशन। आगे इस एग्जांपल को हम स्किप करेंगे, इसको भी हम स्किप करेंगे। बफर कैपेसिटी क्या होती है, बैक पे जाइए। बफर कैपेसिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेसिकली किसी बफर की एसिड या बेस की एडिशन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी को बफर कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड बफर इंडेक्स या बफर वैल्यू या बफर एफिशिएंसी या बफर कोफिशिएंट। बफर कोफिशिएंट को बीटा से शो करते हैं। बीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एसिड एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन pH या रेशियो ऑफ बेस एडेड
डिवाइडेड बाय या रेशियो ऑफ चेंज इन बेस इनटू चेंज इन पीएच। कितना एसिड डाला उसने, कितनी चेंज लाई है पीएच में, या कितना बेस डाला उसने, कितनी चेंज लाई है पीएच में। दिस विल बी कॉल्ड एज बफर इंडेक्स। डेल्टा ए और डेल्टा बी आर द स्मॉल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेस। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी के कोएफिशिएंट को बीटा कहते हैं। आगे चलेंगे जी हम, ये भी एग्जांपल को हम स्किप करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बफर देखेंगे क्या है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो होते हैं, सेल को बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, लिविंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो पीएच ऑफ ब्लड जो है 7.46 होती है और दो इसमें बफर सिस्टम्स होते हैं, एक प्राइमरी बफर होता है और एक सेकेंडरी बफर होता है। प्राइमरी बफर कौन सा होता है, कार्बनिक एसिड और कार्बोनेट होता है, और एसिड और अल्कली सोडियम साल्ट और फास्फोरिक एसिड होता है। ये प्राइमरी बफर होते हैं जो ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं। सेकेंडरी बफर कौन से होते हैं, ये एरेथ्रोसाइट्स के अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर इनको एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज कार्बनिक एनहाइड्रेज, वो कार्बनिक एसिड को ब्रेक करता है इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस। इसके अलावा ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन एसिड और अल्कली पोटेशियम, ये बायोलॉजिकल सिस्टम के बफर्स हैं जिस वजह से ब्लड की पीएच को मेंटेन रखते हैं। फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस होती हैं उनके अंदर यूज होते हैं, और इनके अंदर हमने पीएच को मेंटेन करना होता है। इन प्रीनेटल या पेरेंटल प्रिपरेशंस एंड इंजेक्शंस की, इन केस ऑफ parenteral preparations pH should be considered carefully as large deviations of pH may lead to serious consequences। यानी pH अगर चेंज आ जाए तो मेडिसिन के अंदर आ जाती है, वो उनका जो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल एजेंट होता है वो काम नहीं कर पाता। ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर भी बफर यूज होते हैं, और ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स के अंदर भी बफर यूज होते हैं, बिकॉज इनके इन मेडिसिन ने जो एक्शन करना होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्लाह आपको हिदायत दे। ठीक है, वैसे कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर आप इसे सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और घंटी के बटन को ज़ोर से दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।